गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अवर एनवायरनमेंट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ाया था। फूड चेन फूड वेब स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फूड चेन के बारे में बताया था कैसे सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम के इंटरैक्ट करते हैं, फूड चेन और फूड वेब मिलकर बनाते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी 10% एनर्जी लॉ के बारे में, कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में अब जाते रहते हैं हमारी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। और इसी वजह से किसी भी ट्रॉपिक चेन के 3 या 4 लेवल्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी ट्रॉपिक चेन हमारी होती नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो मैं बता रही हूँ कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज हमारा यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन आएगा व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब है कि फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है वो हमारी यूनिडायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में क्यों होती है। मींस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर तक इसी तरह से एक लेवल में अबव लेवल में वो जाती है, वापस वो रिवर्ट बैक नहीं होती है। तो इसका आंसर ये है, देखो एनर्जी जो है सन से कैप्चर होती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एनर्जी सन से कैप्चर करते हैं, देन कैप्चर करने के बाद वो एनर्जी 1% एनर्जी का ओनली 10% ही आगे पास जाता है। और थोड़ी एनर्जी जो है वो थोड़ी मीन्स 90% एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, उन्हें 10% एनर्जी ही आगे जाती है। तो एक बार जो सन से प्लांट्स ने एनर्जी ले ली वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, वो वापिस अब दोबारा से नहीं जा सकती। जो प्लांट से कंज्यूमर्स ने एनर्जी कंज्यूम कर ली वो वापिस नहीं जा सकती। दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि एक बार एनर्जी जो यूज अप हो गई है वो वापिस से पिछले लेवल में नहीं जा सकती है। सो दिस इज अबाउट द व्हाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये ट्रॉपिक लेवल्स बन रहे हैं, सारे कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल के कुछ लेवल्स में क्या हो जाता है, हर लेवल की ही बात कर लेते हैं, उसमें जो है कई बार ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड अप हो जाते हैं जो कि हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सॉइल या वाटर के थ्रू कई बार देखो तुम्हें पता है कि एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से वो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स जो हैं कई बार सॉइल में और वाटर में बहकर चले जाते हैं या उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब उन सॉइल या उन वाटर के थ्रू प्लांट ग्रो करेगा तो वो जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स जो हैं पानी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे या सॉइल के साथ मिक्सअप होकर उन प्लांट्स में वो केमिकल्स चले जाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर क्या जा रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही है कि किस तरह से कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंसेस की जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए पॉइजनस हो रही हैं, वो हमारे ट्रॉपिक लेवल में एड अप हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस अब प्लांट्स में चले गए। अब जब उन प्लांट्स को कोई कंज्यूम करेगा, ठीक है, प्लांट्स को जब कोई कंज्यूम करेगा, कोई गोट आई या कोई डियर आया, उसने ऐसे ही उस ग्रास को या उस प्लांट को खा लिया, सॉइल वाला वाटर वाला वो पॉइजनस सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हुए हैं, तब उससे क्या होगा, हमारा वो पॉइजनस सब्सटेंसेस उनके अंदर चले जाएंगे। अब अगर उस डियर को या उस गोट को कोई टाइगर खा लेगा तो टाइगर के अंदर भी क्या चले जाएंगे, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस उसके अंदर भी चले जाएंगे। तो किस तरह से ये केमिकल्स एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक चीज याद रखने वाली है, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे मतलब प्रोड्यूसर्स, उनके अंदर सबसे ज्यादा केमिकल होंगे। अबव लेवल के पास लेस हो जाएंगे उससे, और उससे अबव के पास अगर हम अब देखो लेस नहीं होंगे, जो सेकंड लेवल जाएगा सेकंड लेवल के पास ज्यादा हो जाएंगे, थर्ड लेवल के पास उससे ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, अब उस डियर ने या उस गोट ने सिर्फ वो ग्रास ही तो नहीं खाई होगी, कहीं और से भी उसने और चीजें खाई होंगी, तो उसके अंदर कंटेंट डबल हो गया। तो जैसे जैसे हम लेवल्स में अब जाते जाएंगे केमिकल्स की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा लेवल्स ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऊपर जाते जाते नेक्स्ट लेवल तक जाते जाते बढ़ जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसमें कंसंट्रेशन केमिकल्स की बढ़ रही है और हर ट्रॉपिक लेवल में एड अप हो रही है एक्टिविटीज। टॉपिक है हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। अब हमें पता
आ रही हैं। ये चेंजेस किसकी वजह से आ रही हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ये चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि हम अपना डिस्पोजल जो वेस्ट करना होता है डिस्पोज, वो प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते। दो रीजंस हैं हमारी एक्टिविटीज की। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक में, हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में एंड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ठीक है, कैसे ये डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन जो है एक ऑक्सीजन का बोल लें हम, O का बोल लें, एक आइसोटोप ही है ऑक्सीजन का, जिसका सिंबल होता है O3। ओजोन को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? O3 की फॉर्म में हम इसको करते हैं। ओजोन क्या है? ये हमारी अर्थ की अपर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसकी लेयर एक प्रेजेंट होती है जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उन रेडिएशन से हमें ये बचाती है। ओजोन क्या है? ओजोन जो है नॉर्मली अगर हम बात करें तो ओजोन एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ओजोन एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, लेकिन एट द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशन से हमें ये क्या कर रहा है? बचा रहा है। इसने अपनी एक लेयर बना के रखी है ताकि सन की वो यूवी रेस हम तक ना पहुंच सके। ठीक है, ओजोन की अगर हम बात करें O3 मॉलिक्यूल से हम सिंबलाइज करते हैं O2 प्लस O, जो मिलकर बनाता है हमारा O3। ठीक है, ये हो गया ओजोन के बारे में। अगर ओजोन सन की हार्मफुल यूवी रेस हम तक पहुंच गई तो हमें उससे कैटरैक्ट हो सकता है, मोतिया जिसको बोला जाता है, हमें स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स जो है हमें हो सकती है। तो हमें ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन जो है इसमें काफी समय से अगर हम देखें हमें शार्पली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओजोन की लेयर के अंदर होल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ये होल्स किसकी वजह से हो रहे हैं? क्या है वो? उनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रहे हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आए? ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही आए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका सिंबल Cl, फ्लोरीन की बात करें तो उसके लिए हम F यूज करते हैं। अब O3 ओजोन का मॉलिक्यूल है। अब ये होल्स कैसे क्रिएट करते हैं? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल या ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल जाकर O3 के साथ बाइंड करता है। O3 को सबसे पहले ऑक्सीजन O2 प्लस O की फॉर्म में ये ब्रेक डाउन करता है एंड वहां जाकर ClO या FO बना देगा, जिसकी वजह से O3 जो है वो O2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऑक्सीजन तो हम तक आ जाएगी, लेकिन जहां पर वो लेयर में ओजोन का मॉलिक्यूल लगा होगा वहां पर वो होल क्रिएट कर देगा। अब वो होल क्रिएट होने की वजह से वो रेस क्या होंगी? वो हम तक पहुंच जाएंगी। हम तक पहुंच गई तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है, इससे हम कैसे रोक सकते हैं डिप्लीशन होने से? तो बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट ने, अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिससे इनको रोकने के काम के लिए। तो सबसे पहली बात ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इनको हमें रेफ्रिजरेटर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर हम इनको स्टोर करके रखते हैं। इनको स्टोर करके रख लिया तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे, हमारे ओजोन का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ओजोन की डिप्लीशन को हम रोक सकते हैं। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने बताया था कि CFC को इसकी प्रोडक्शन के लेवल को कम कर दिया और इसको स्टोर करके रखा गया। सो दिस इज अबाउट ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन। नेक्स्ट है मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा कि जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम अगर विजिट करें किसी टाउन या सिटी को, हमें जगह जगह पर देखने को कई बार गार्बेज मिल सकता है। तो अगर तो वो प्लेस विजिट करे, कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो देखने में कितना गंदा सा लगेगा कि इस जगह पे हर जगह गंद पड़े हुए हैं, गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए। प्रॉपर्ली डिस्पोज करने का मतलब ये नहीं एज इट इज हम इसको पानी में बहा दें तो वो डिस्पोज हो जाएगा। उसका एक प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके थ्रू सारे के सारे वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि क्या करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करके, बैक्टीरियाज का यूज करके हमारे सारे के सारे गंद को क्या करते हैं? गार्बेज को ट्रीट करते हैं, उनको फ्लॉक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, या फिर हम बोले उनके अगर बड़े बड़े हमें सॉइल के या फिर हमें पत्थरों के टुकड़े मिल रहे हैं, उनको अलग साइड में वो कर
देते हैं, प्रॉपरली वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। उसके अलावा हमें, अगर हम खाना खाते हैं, हमारे आसपास अगर गंद है, हमें रैपर्स डस्टबिन में फेंकने चाहिए, अपने आसपास गंद फैलाकर नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में हम जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, वेस्ट को क्लास में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन के अंदर उनको थ्रो करना चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर अवर एनवायरनमेंट जो है वो खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 264 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये कैसे हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया, ओजोन एक पॉइजनस गैस की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको अगर तो वो हमारे तक पहुंच जाए, लेकिन वो हमारे अर्थ की अपर लेयर में प्रेजेंट होता है। O3 मॉलिक्यूल ओजोन की उसने लेयर बनाई हुई है, हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से वो बचाकर रखता है, सन की रे से हमें बचाकर रखता है, हमें प्रोटेक्शन करने का ये काम कर रहा है। सो दिस इज अबाउट ओजोन। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। कोई 2 मेथड बताओ जिसके थ्रू तुम वेस्ट डिस्पोजल को रोक सकते हैं। तो हम वेस्ट डिस्पोजल को रोकने के लिए 3 R's का यूज कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस में हम जिस चीज का कम यूज का यूज करें वो बेटर होगा, हम उसका किसी भी चीज का यूज कम कर दें, रिड्यूस कर दें। रिड्यूस में हम ये बोल सकते हैं। रीयूज में हम किसी चीज को दोबारा से, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, उनको हम उनकी साइड चेंज करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल को कम कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड इसके अलावा हमने बताया कि किस तरह से हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गार्बेज को इधर उधर ना फैलाएं अपने कूड़े को, ठीक है, और हम उनको प्रॉपरली डस्टबिन के अंदर रखें, फेंकें, ठीक है। ये है इसका आंसर। इसके अलावा हम प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी वेस्ट है उसको इधर उधर डंप करने की जगह हम मैन्यूर बनाकर या कंपोस्ट की फॉर्म में अपने वेस्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है क्वेश्चन, दैट इज MCQ, which of the following groups contain only biodegradable item? Grass, flower and leather, grass, wood and plastic, fruit peels, cake and lime juice, cake, wood and grass। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी बी ऑप्शन में प्लास्टिक आ रहा है। प्लास्टिक को छोड़कर हमारे सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, तो बी ऑप्शन को छोड़कर हमारे सारा आंसर आ सकता है। नेक्स्ट है, अगर बेसिकली हमें स्पेशली एक ही अगर हमें कंसीडर करनी होगी तो हम फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, गोट, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट। तो आंसर है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following are environment friendly practices? Carrying cloth bags to put purchases in while shopping, switching off unnecessarily lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on the scooter, or all of the above? So answer is all of the above. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तो क्या होगा? सो आंसर वेरी इजी कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो उससे अबव वाला जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे और हमारी फूड चेन नहीं बन पाएगी और हमारे सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, फूड चेन के या ट्रॉपिक लेवल के मर जाएंगे, ऑल विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for different tropic level? So answer is yes. Can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? क्या किसी ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? तुम्हें पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं फूड चेन की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक लेवल से सारे ऑर्गेनिज्म हटा देंगे या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हैं तो
उसको रिमूव करने का क्या हो रहा है हमारा, उसकी वजह से हमारे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिमूव कर रहे हैं एक लेवल से तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर नहीं पड़ेगा, दूसरी फूड चेन पर नहीं पड़ेगा। एक फूड चेन पर तो उसका असर होगा ही होगा, लेकिन दूसरी फूड चेन की अगर हम बात करें तो उस पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम फूड चेन की बात कर रहे हैं, हम फूड वेब की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल से हम किसी ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, किसी दूसरी फूड चेन से हटा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। Next question is, what is biological magnification? Will the level of this magnification be different at different levels of the ecosystem? Yes, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने अभी बताया कि किस तरह से पॉइजनस सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन जब ट्रॉपिक लेवल में एड अप हो रहे हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस जब किसी ट्रॉपिक लेवल में ऐड हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। और लेवल एक लेवल पे मैग्निफिकेशन, जैसे सबसे नीचे वाला लेवल है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या हार्मफुल सब्सटेंसेस कम होंगे, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ते जाएंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हमारे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हर चेन में हमारा हर लेवल पे ऊपर ऊपर जाते जाते हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा जनरेट होता है उससे क्या प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। अब तुम्हें पता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है उसकी वजह से हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा, वो हमारा एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो है क्रिएट कर सकता है। बहुत सारी हार्मफुल प्रॉब्लम्स या हमें एलर्जी की हम बात कर सकते हैं, या फिर हमारे पोल्यूशन को गंदा कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी उनसे हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो हमें हार्म तो पहुंचाएगा ही। तो बात यह है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो हमें लेस हार्म पहुंचाता है, बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये धीरे धीरे इसको टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें कि समय लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, तो उतने टाइम में ये हो सकता है कि प्रॉब्लम की वो हमारी सॉइल में अगर वो वेस्ट पड़ा है तो सॉइल को हमारे इनफर्टाइल बना सकता है, या वो वेस्ट अगर पानी में डायरेक्ट जा रहा है तो पानी को गंदा कर सकता है, उससे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? ओजोन लेयर पर खतरा अगर हो रहा है तो हमारे लिए क्यों कंसर्न का टॉपिक है? बिकॉज वो हमें यूवी रेडिएशन से बचा रहा है। यूवी रेडिएशन से बचा रहा है तो हमें एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी जब तक ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और इसको बचाने के लिए अगर हम बोले हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये डैमेज हो रही है। अगर ये डैमेज हो गई तो हार्मफुल रेस हम तक पहुंच जाएंगी और हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हमें रेफ्रिजरेटर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स में स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द ओजोन के बारे में हमने बात किया, और यहीं पर ही साथ में हमारा टॉपिक भी खत्म होता है, हमारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।